वंदे मातरम। मैं रजनीश पाठक आप सभी क्लास 10th में की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज का ये जो सेशन है ये आपके इस 5वें अध्याय का है। विज्ञान का जो 5वां अध्याय, इसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और इस तत्वों के आवर्त वर्गीकरण का ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर होगा। इस चैप्टर के नोट्स में बहुत कम कंटेंट है, क्वेश्चन आंसर है वहाँ पे ज़्यादा कंटेंट है, तो वहाँ से हम चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। यहाँ जो नोट्स है इसका एक ही वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा पूरे नोट्स का, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में। और जहाँ तक हो सके नोट्स बनाने का जरूर प्रयास करिएगा, चीज़ों को नोट करते चलिएगा, जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें लिखते चलिएगा। आपके एग्ज़ाम का समय कम है लेकिन काम ज़्यादा है, उसके लिए आप मोटा मोटी सभी चीज़ों को लिखते चलिएगा। यहाँ से आप जो है हमारे इस संस्थान से अगर PDF चाहते हैं इसी चीज़ का, तो आप हमारे WhatsApp से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमसे PDF ले सकते हैं और बाकी वीडियो के लिंक आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सभी भी अपना नोट्स निकाल लीजिए और बाकी सब रेडी हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ, जो कि जीवन में हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर है कि झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। यदि आप झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, बहाने बनाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा। उसी समय जिस समय बहाना बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मज़ा आएगा। लेकिन आप इस चीज़ का जो है अपने भविष्य में चुकाएंगे, उसका जो कीमत है इतना ज़्यादा ही तकलीफ़ आपको भविष्य में मिलेगा इस चीज़ का, जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो झूठ, बहाने बनाने से और धोखा देने से बचें और ख़ुद को आगे बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी कोटेशन के बाद आज का चैप्टर अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना है तो हमें ये जानना जरूरी है कि तत्व एक्चुअली क्या होता है, एलिमेंट क्या होते हैं। तो वैसे एलिमेंट वो होते हैं जिनमें केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आपको याद भी कराया गया है, 1 से 20 तक कंटिन्यू याद कराया गया है, उसके बाद सारे मुख्य याद कराए गए हैं। तो इसमें है कि ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब है। इसके बाद लगातार है। अब जब तत्वों के बारे में समझ रहे हैं तो हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि अभी तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं। तो अभी तक तत्व कितने खोजे जा चुके हैं, तो तत्वों की कुल संख्या अभी तक 118 खोजे जा चुके हैं। ये परीक्षा में सीधा और सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है कि अभी तक तत्व कितने खोजे गए हैं। तो कितने तत्व खोजे हैं, 118। लेकिन आपको प्राकृतिक रूप से यानी इंसानों ने जिन तत्वों को नहीं बनाया है वैसे कितने हैं, तो वैसे कितने हैं, 94। कितने हैं, 94 हैं। यानी जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है, 94 है। अब जो है यहाँ पर आगे कह रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण एवं आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों है। ऐसा क्यों है कि तत्वों को वर्गीकृत किया गया, क्यों आवर्त सारणी की जरूरत पड़ेगी। तो तत्वों को पढ़ने के लिए आसान बनाना था, क्योंकि अगर कोई चीज़ को आसान तरीके से एक अरेंजमेंट में नहीं समझा जाएगा तो उस चीज़ का भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। या फिर शादी ब्याह होता है, चाहे कुछ होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें प्लान होता है कि नहीं, कि हेती खानी बरियात आने वाला होगा तो ही समय मिठाई बन के रेडी रहेगा, मिठाई पैकिंग हो जाएगा, यहाँ कुर्सी लगेगा, यहाँ ये लगेगा, है कि नहीं, वहाँ पर स्टेज बनेगा तो वहाँ कुछ बनेगा, वहाँ कुछ, सब सारा चीज़ प्लानिंग होता है कि नहीं। ऐसे थोड़ी होता है बिना अरेंजमेंट का कुछ हो जाएगा, कोई ना कोई प्लानिंग एक होगा कि कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर क्या होगा, तब होता है। तो इसे भी चीज़ को हमें तत्वों को समझने के लिए उनका वर्गीकरण करना जरूरी था। कहता है कि जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज होती गई तो उनके गुण धर्मों के अनुसार वैज्ञानिक लोग क्या करते गए, इसे व्यवस्थित करते गए, सरियाते गए कि इसका गुण ऐसा है तो इसका गुण ऐसा है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्रमबद्ध रूप से उसका क्या किया, व्यवस्था किया, सभी को व्यवस्थित किया। अब कहता है कि तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए उन्हें वर्गीकृत
किया गया और आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। तो इन्हीं तत्वों को खोजने और उनको वर्गीकृत करने के क्रम में सबसे पहला वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डोबेराइनर। क्या था? तो डोबेराइनर ने एक नियम दिया, तत्वों को खोजा और एक अरेंज में सरियाया, मतलब कि ऐसा अरेंज बनाया कि उसी तरीके से सरिया दिया। तो उस तरीके से मैंने जो तरीका भी समझाएंगे आपको हम क्या उन्होंने सरियाया, तो उस तरह से संभालने को व्यवस्थित करने का जो तरीका है उसी को क्या कहा गया? डोबेराइनर का त्रिक कहा गया। एक्चुअली 1817 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? जर्मनी के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। क्या नाम था पूरा नाम? वुल्फगांग डोबेराइनर। तो वुल्फगांग डोबेराइनर ने कुछ देखा कि तत्वों में जो समान गुणधर्म हैं उन तत्वों को एक साथ समूह में व्यवस्थित किया और उसको प्रयास किया। तो उन्होंने क्या किया था कि क्या देखा? तो 3-3 तत्वों को लिया। क्या लिया? 3-3 तत्वों को लिया। जैसे किसी तत्व का वजन अगर 1 है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी तत्व का 2 है और किसी तत्व का 3 है, तो इस तरीके वाले को उन्होंने लिया कि द्रव्यमान के अनुसार। किसके अनुसार? और क्या किया कि जो पहला वाला और आखिरी वाला का औसत, पहले वाला और आखिरी वाला का औसत वजन जिस तत्व का होता था उसी को बीच में रखते थे। जैसे मान लिए कि इसका वजन 1 है, ये कोई एलिमेंट है, ये भी कोई एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का यहाँ पर मान लेते हैं ई सी कोई एलिमेंट है, ई बी कोई एलिमेंट है और ए कोई एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे। आगे और समझेंगे। तो ए और सी को उन्होंने चुना, ठीक, ए और सी को चुना और इन दोनों का औसत निकाल लिया। औसत यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 जोड़ 1। अब बटा में कोई गो संख्या 2 गो है तो 2 से भाग दे देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 4 में 2 से भाग दिए तो 2 आया। अब जब 2 आ रहा है तो जिस तत्व का द्रव्यमान 2 होता था उसको वो बीच में रखते थे। कहाँ रखते थे? ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने नियम दिया। उसी नियम को क्या कहा? डोबेराइनर का त्रिक नियम। यही त्रिक नियम था। ठीक है, अभी समझिएगा। इनका त्रिक नियम समझ में आया होगा। अभी देखिए यहाँ पर है कि सीमा, इसकी कुछ सीमाएं थी, यानी कोई कुछ नियम देता है, कुछ नियम में बताई जाती हैं, तो उन नियमों की कुछ सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुछ सीमाएं होती हैं और उन्हीं सीमाओं के अनुसार उसको एक बंधन में बांधा जाता है। अभी आपको हम कुछ इसमें चीज़ नोट्स में कुछ छूटा हुआ है वो लिख देंगे और समझा देंगे। देखिएगा, तो उन्होंने ये पहले कहा, उस डोबेराइनर ने सीमा में मतलब कि एक लिमिट बताया कि कहाँ तक इनकी तत्वों के खोज की लिमिट है। उसको कहा कि डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 ठो ही त्रिक बताए थे। कितना त्रिक बताए? केवल 3 ठो ही त्रिक बता पाए थे वो। इसके बाद के तत्वों को उन्होंने मतलब उनके द्वारा व्यवस्थित नहीं कर पाए थे, वो खुद व्यवस्थित नहीं कर पाए थे और बहुत ज़्यादा खोजा भी नहीं गया था। तो जितने खोजे गए थे उतने में ही उन्होंने 3 ही त्रिक दिए थे। अब ये लिथियम है, ये सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, कैल्शियम है, स्ट्रांटियम है, बेरियम है, ठीक है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे कि लिथियम है, क्या है? लिथियम। तो लिथियम के परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। 3 और 6 7 लिथियम का होता है। सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39, ठीक है। पोटेशियम का ये परमाणु संख्या नहीं लिख रहे हैं हम, द्रव्यमान लिखे हैं। क्या लिखे हैं? किसका कितना वजन होता है ये लिखा है हमने, द्रव्यमान को लिखा है, मास, ठीक है। तो लिथियम का द्रव्यमान 7 होता है। लगभग जितना परमाणु संख्या होता है ना उससे दोगुना कर दीजिएगा ना तो वही उसका द्रव्यमान निकल के आ जाता है लगभग, ठीक है। तो इसका 3 होता है तो 3 का दोगुना 6 होगा। हाँ, तो 6 पॉइंट समथिंग है इसका रियल द्रव्यमान। तो 6 को हमने क्या मान लिया? 7, 6 पॉइंट समथिंग है। उस तरह सोडियम का है, सोडियम का 11 दूना 22 पॉइंट समथिंग है तो उसको क्या मान लिया गया? 23। उसी तरह पोटेशियम 19 दूना 38 है तो 38 क्या हो जाएगा? 38 समथिंग 39 है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से, अब देखिए, अब इसको और इसको जोड़िए, 7 और 39 को जोड़िएगा कितना होगा? 46 होगा। अब बटा में 2 करिएगा, कटाइए तो कितना आएगा? 23। तो जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 था उसको उन्होंने कहाँ रखा? बीच में रख दिया। कहाँ रखा? बीच में रख दिया। इसी तरह यहाँ पर कैल्शियम था। कैल्शियम में क्या दिया गया है?
कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 40, 20 दूना 40, इसका 87.5 और इसका 137। ठीक है, इसका वजन होता है, क्या होता है, ये भी द्रव्यमान है, ये भी, ये परमाणु संख्या नहीं है, ये क्या है, द्रव्यमान। अब कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, तब 20 दूना 40 लिख लिए। उसी प्रकार इन लोगों का भी। तो अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़िए, 40 को और 137 को जोड़िए। जब 40 और 137 को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 177 होगा। 177 को बटा 2 करिए, 8 7 कितना होगा ही, 2 8 16, 1 पर 7, फिर 2 8 16 88.5 हुआ ना। तो 87 इसका 5 था, तो इसी को बीच में क्या कर लिया उन्होंने, रख लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो करते चले गए। उसी तरह क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 17 होता है परमाणु द्रव्यमान, कितना होगा 34 चाहे 35। ठीक है, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए, ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है, सब रटल बेकार बाकी ना। आयोडीन का बताइए कितना होता है, और ब्रोमीन का। आप लोगों में से किसी को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा। चलिए, वेट ही कर रहे हैं आपका। हाँ, और आयोडीन का, चलिए, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका क्या होगा 35.5। कितना होगा वजन 35.5। किसका, आयरन है, आयोडीन है। हाँ, तो आयोडीन का द्रव्यमान कितना होता है, आयोडीन का द्रव्यमान 127 होता है। कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 80। कितना होता है, इसका 80 है, इसका 127। अब इन दोनों को जोड़ के आधा करिएगा तो लगभग 80 के आसपास आ जाएगा, और आएगा तो यहीं आपका क्या हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, सरिया दिए थे, इसको व्यवस्थित कर दिए थे। अब व्यवस्थित किए थे, लेकिन इसके बाद वो कैल्शियम मतलब कि 3 ही त्रिक दे पाए, चौथा त्रिक नहीं दे पाए। एक तत्व प्लेटिनम होता है, क्या होता है, प्लेटिनम होता है। तो प्लेटिनम का किस रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया, उत्प्रेरक के रूप में। किस रूप में, उत्प्रेरक के रूप में उन्होंने प्लेटिनम को बताया कि यह उत्प्रेरक है, यानी अभिक्रिया को में रफ्तार देता है। यह क्या देता है अभिक्रिया में, हाँ, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया का दिशा निर्धारित करना, अभिक्रिया को तेज करना। अब इसके बाद एक और आए वैज्ञानिक, जिन्होंने, अब चूंकि जब कोई काम शुरू हो जाता है तो किसी ने अधूरा छोड़ रखा है तो उसको कोई और पूरा करने का प्रयास करता है। तो इसके बाद डोबेराइनर के बाद आए न्यूलैंड्स। क्या नाम था इनका, न्यूलैंड्स। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, सॉरी, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, या एक अंग्रेज थे। क्या थे, हाँ, 1866 में इस वैज्ञानिक ने, जिनका पूरा नाम जॉन न्यूलैंड्स है, क्या है, जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। किस क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया, जिसका सबसे कम द्रव्यमान था उसी से शुरू किया। तो सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का, इससे शुरू किया, तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त कर दिया। यानी 1 से शुरू किया, कहाँ तक गए, 56 तक, थोरियम तक गए, वहाँ पर रोक दिए। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। यानी जो पहला है, जैसे अभी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जब 8वें तत्व पे जाइएगा आप, तो फिर उसका गुण बराबर होगा। फिर 8वें तत्व से उसके बाद जाइएगा तो उसका गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। ये इन्होंने पाया। अब कहता है उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। संगीत में होता है ना, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, तो संगीत के अष्टक से कर दिया उन्होंने। कैसे, सो देखिएगा,
अभी देखिए यहाँ पर संगीत के सुर, हाँ हाँ गाओ गाओ, संगीत के सुर गाइए। चुप हो गई ले। चलिए देखिए, सा रे गा मा पा धा नी, है कि नहीं है? 7 गो है। अब फिर इधर क्या आ जाता है? 8वां आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 और पुनः शुरुआत हो जाएगा 8वें पर। ठीक है, तो सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो जाता है। तो उनके भाषा में तब उन्होंने डो रे मी फा सो ले टी, ये उनका था। ठीक है, तो उसी को इस रूप में बताया गया है। ठीक है, मी को गा, फा को मा, सो को पा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर तो उन्होंने ये चीज़ दिया था, आपके किताब में भी दिया गया होगा, ये देखिएगा तो बुक में ये चीज़ दिया गया था। उन्होंने क्या किया? देखिए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद 8वां तत्व फ्लोरीन, उसके बाद 8वां तत्व क्लोरीन। हाइड्रोजन 1 में 8 जोड़िएगा 9 होगा ना, क्या हो गया? 9 फ्लोरीन। यहाँ देखिए क्या हो गया? क्लोरीन 17, फिर कोबाल्ट और निकेल, और फिर ये है ब्रोमीन, क्या है? ब्रोमीन। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कॉपर है, रुबिडियम है। ठीक है, इसी तरीक़े से फिर यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और स्ट्रेंटियम। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये यहाँ पर बोरॉन है, अल्मुनियम है, ये यहाँ पर इसको बोलेंगे आप, ये क्रिप्टन है, फिर ये गैमा दिया गया है, खाली जगह था, फिर यहाँ पर सीजियम है और लेट्रियम है, La। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को उन्होंने अरेंज किया सारे गामा पाधा निशा के फॉर्म में। तो इसी को उन्होंने क्या कहा? ये अष्टक नियम है। कौन सा नियम है? अष्टक नियम है। अब सीमाएं हैं, यानी इन्होंने कुछ बताया तो वो कहाँ तक लागू हुआ, कहाँ तक लागू हुआ। कोई व्यक्ति कोई नियम बता देता है, नियम कुछ बता दिया गया, फिर वह नियम कहाँ पर जाके फिर नियम फेल्योर कर जाएगा, तो वहीं उसकी सीमा हो जाती है। तो इन्होंने बताया था कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम के बाद अष्टक का सिद्धांत लागू नहीं होता था। क्योंकि जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, परमाणु द्रव्यमान का डिफरेंस बहुत गैप बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो जब ज़्यादा डिफरेंस होगा तो कैल्शियम तक ही लागू हो पाया इनका नियम। उसके बाद के तत्वों में 8वें तत्व का गुणधर्म समान नहीं होता था। न्यूलैंड्स जो थे वह भविष्य में जो तत्व मिलेंगे उनके लिए कोई स्थान नहीं छोड़े थे 56 तत्वों के बाद में। ठीक है, उन्होंने कहा कि 56वें तत्वों के बाद कोई तत्व नहीं मिलेगा, कोई तत्व नहीं मिलेगा। ये कौन बोले थे? न्यूलैंड्स बोले थे कि 56 तत्वों के अलावा अन्य तत्व भविष्य में नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं बताया था उन्होंने। फिर अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया। यानी कैल्शियम तक था, कैल्शियम से नीचे सब तो हल्के है कि नहीं, उसके ऊपर ना भारी भारी बनेगा। फिर है नोबल गैसों के खोज। जब नोबल गैस उसको बोला जाता है जो गैस क्रियाशील नहीं होते हैं, है ना, आदर्श गैस। ठीक है, ये गैस किसी से अभिक्रिया ही नहीं करते थे, अभिक्रिया नहीं करते थे। तो जो नहीं करेंगे उनके द्रव्यमान वाले सभी को ठीक से व्यवस्थित नहीं किया जा सका, तो यहाँ पर आकर उनका नियम गलत हो गया, अप्रासंगिक हो गया। ठीक है, यानी गलत हो गया। न्यूलैंड्स ने कुछ असमान गुण वाले तत्वों को 2 तत्व एक साथ रख दिया। गुण अलग अलग था लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ क्या कर दिया, उनको रख दिया था। जबकि केमिस्ट्री में 2 अलग अलग गुण धर्म वाले तत्वों को अगर एक साथ रखिएगा, 2 अलग अलग तत्वों को अगर एक साथ रखिएगा तो देखिएगा कि वो दोनों रिएक्शन ही कर जाएंगे। लाइट नहीं जला है कहा, दोनों क्या कर जाएंगे, एक साथ रिएक्शन ही कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखिए यही मेंडलीव की आवर्त सारणी है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेंडलीव आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव, ये मेंडलीव किसी का नाम है, वैज्ञानिक का। क्या नाम है भैया? वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने आवर्त सारणी दिया। कह रहा है मेंडलीव ने अपनी सारणी में
तत्वों के उनके मूल गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में से समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। यानी उनका जो मूल गुणधर्म था उस पर, द्रव्यमान पर, किस पर, द्रव्यमान के अनुसार और उनके रासायनिक गुणों के अनुसार उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया कि द्रव्यमान तो है ही, बाकी इनका रासायनिक गुणधर्म क्या है वो भी देख लिया जाए। कहता है कि तत्व से बनने वाले हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद जो बनते हैं वो, एवं ऑक्साइड को, ऑक्साइड ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करके बनेंगे वो, के सूत्र के तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। यानी तत्वों को जब अलग किया गया तो सभी तत्वों को ऑक्सीजन से और तत्वों को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा करा के देखा गया। तो तत्वों को क्या बनाया गया, उनको जब तत्व बनाए गए तो हाइड्राइड बने, क्या बने, यहाँ हाइड्राइड बने और ऑक्साइड बने। तो हाइड्राइड और ऑक्साइड के गुणधर्मों के अनुसार उनको क्या कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। कहता है जब मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी बनाना शुरू किया तब तक 63 तत्व खोजे जा चुके थे। कितने तत्व, कितने तत्व, जब वो शुरू किए तो कितना तत्व खोजा गया था, 63 तत्व। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी उस तरीके से ऐसे ऐसे स्तंभ दिए गए हैं। ठीक है, तो जो खड़े हुए स्तंभ है उनको क्या कहा गया, समूह कहा गया। क्या कहा गया, समूह कहा गया। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो खड़ा स्तंभ है उसे क्या कहा गया, समूह कहा गया। ठीक है, फिर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा गया, पीरियड कहा गया, आवर्त कहा गया। क्या कहा गया, आवर्त कहा गया, यानी पीरियड कहा गया। ये आवर्त है। जो नीचे की तरफ इस तरीके से गिरे हुए हैं ऐसे ऐसे वाले, उनको क्या कहा गया, आवर्त कहा गया। ठीक है, अब कहता है कि अज्ञात तत्वों के लिए यहाँ मेंडलीफ ने क्या किया था कि इन्होंने कुछ भविष्य की चीज़ों को ध्यान दिया था। मेंडलीफ ने क्या किया, हंसो कम पढ़ाई कम करो ज़्यादा। देखो मेंडलीफ ने क्या किया कि भविष्य का भी ध्यान रखा। ठीक है, और भविष्य को ध्यान रखते हुए उन्होंने कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान भी छोड़ दिए। जैसे जब इन्होंने जिस समय बनाया था पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में उन्होंने जो जगह छोड़ा था उसमें स्कैंडियम फिट हुआ, गैलियम फिट हुआ और यहाँ पर जर्मेनियम फिट हुआ, ये सब जाके फिट हो गया। तो उन्होंने इस तरीके से भविष्य की भी चिंता करते हुए जगह छोड़ी थी। फिर क्या कहता है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया। जितने जिनका जिनका गुणधर्म समान था उन लोगों को एक ही जगह स्थान दिया, उन्होंने एक साथ रखा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को देखा जा सके, समझा जा सके, अच्छे से पढ़ा जा सके। अब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना जो लोग पीछे काम करके गए थे उनको छेड़े बिना नए अक्रिय गैस के पता लगने पर इन्होंने नए समूह में रखा। जो नया नया अक्रिय गैस मिलते गया उसको कहाँ रखा, नया समूह में लाके रख दिए। चलिए, तो इनकी भी कुछ सीमाएं थी, इनकी भी क्या थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी कि इनका भी नियम कहाँ तक काम करेगा। तो कहता है कि हाइड्रोजन को कोई नियत जगह नहीं मिल पाया था। हाइड्रोजन के लिए कोई स्पेशल जगह ही बना ही नहीं पाए थे। फिर क्या कहता है कि एक तत्व से दूसरी तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से आगे नहीं बढ़ते थे। यानी जब एक तत्व से दूसरे तत्व, दूसरे तत्व से तीसरे तत्व, तीसरे तत्व से चौथे तत्व, ऐसे जब जाते थे हम लगातार, तो परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से आगे नहीं बढ़ते थे। ये भी एक समस्या थी इनमें। ठीक है, फिर समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। समस्थानिक क्या होते हैं कि जिनका भार बेशक अलग अलग हो, वजन बेशक अलग अलग हो, लेकिन स्थान वो एक ही जगह पाए। ठीक है, परमाणु संख्या उनकी सभी की समान हो, वजन अलग अलग हो, तो वो समस्थानिक हैं। ठीक है, समान स्थान पर रहने वाले। तो उनको उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी। अब है आधुनिक आवर्त सारणी। क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं परीक्षा में। कहता है कि तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम
करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। यानी अंततः मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाया था वही आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में भी माना जाने लगा। तो यहाँ पर जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, फिर हीलियम का, फिर लिथियम का, ऐसे जब उन्होंने बैठाया तो तब जो व्यवस्था बनी वही आधुनिक आवर्त सारणी कही गई। अब देखिए फिर कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। मतलब समझने का बात है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है उसमें जो नियम बताए गए, जो नियम समझाए गए, उसमें कहा गया कि तत्वों का गुणधर्म जो होता है उसकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। यानी जो तत्व का गुणधर्म होगा, जो तत्व का गुण होगा, जैसे जैसे आवर्त बदलेंगे, जैसे जैसे आवर्त बदलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसके गुणधर्म भी बदलते चले जाएंगे। ठीक है, ये इसका आधारभूत माना गया, आधार माना गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। कितने हैं? 18। कितने हैं? 18 ठो ऐसे खड़ा खड़ा स्तंभ आपको मिलेगा, 18 ठो। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? समूह कहा गया। क्या कहा गया? समूह कहा गया। ठीक है, इन्हीं को वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग भी कहा जाता है। अब देखिए, और उसके बाद में कितने? 7 क्षैतिज सतह थे। कितने? 7। ऐसे ऐसे सोए सोए 7 लाइन मिलेगा आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और इस तरीके से 18। ठीक है, तो उसमें तत्व को रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसमें जब आगे जाइएगा तो कुछ छोड़ छोड़ के है, यहाँ पर डंटा उठा हुआ है, फिर नीचे से है, नीचे से है, कुछ दूर ऐसे है। ठीक है, कल का जो क्लास हम लेंगे आपको आवर्त ये पीरियोडिक टेबल कल पूरा समझा देंगे अच्छे से। पीरियोडिक टेबल से कई प्रकार का सवाल आता है। ठीक है, कल एक क्लास एक्स्ट्रा आपका रहेगा पीरियोडिक टेबल का। ये बात समझ में आ गया? आवर्त क्या है, समूह क्या है। चलिए, अब मेंडलीफ के आवर्त सारणी का दोष आधुनिक आवर्त सारणी के द्वारा दूर किया गया। जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया तो मेंडलीफ का जो दोष था, जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो गलतियां थी उनको भी सुधारी गई। कहा गया कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट की गई। मेंडलीफ ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने समस्थानिकों का स्थिति स्पष्ट नहीं किया था, स्थान ठीक से नहीं बताया था। अर्थात समान परमाणु संख्या वाले तत्व एक साथ एक स्थान पर और समान समूह में रखा गया। जिनका समान परमाणु संख्या था, भले वजन अलग अलग हो, उनको एक ही समूह में रखा गया कि एक ही समूह में रहेंगे, क्योंकि इनके परमाणु संख्या क्या है? समान है। दूसरा क्या है कि परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ऐसा नहीं है किसी का परमाणु संख्या 1.5 होगा, नहीं, किसी का परमाणु संख्या 1 होगा तो दूसरे का 2 ही होगा, तीसरे का 3 होगा, चौथे का 4 होगा। ठीक है, परमाणु संख्या ऐसे होंगे। ये नहीं कि किसी का परमाणु संख्या 4 हो गया तो किसी का 4.25, किसी का 4.5, ऐसा नहीं होगा। परमाणु संख्या जब भी होगा क्या होगा? पूर्ण होगा। ठीक है, अतः हाइड्रोजन व हीलियम के बीच कोई अन्य तत्व नहीं आएगा। हाइड्रोजन 1 तो हीलियम 2, बीच में कोई तत्व नहीं रखा जाएगा। अब यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी से मिलने वाली जानकारी, आपको आधुनिक आवर्त सारणी से क्या क्या चीज़ सीखने को मिलता है। तो परमाणु संख्या के बारे में, परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने वाले तत्व, केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु संख्या होती है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी हाइड्रोजन हो गया, हीलियम है, लिथियम है, इसका परमाणु संख्या 1 है। क्या है? 1 है। इसका 2 है, इसके कहने का मतलब क्या है कि इसके केंद्र में, इसके न्यूक्लियस, इसके नाभिक में 1 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? इसके नाभिक में कितने होंगे? 2, इसके नाभिक में 3 होंगे। तो इसीलिए इनका ऐसे ऐसे परमाणु संख्या के क्रम में ये सरियाते चले गए। आपका आधुनिक आवर्त सारणी तैयार हो गया। और जो आपका प्रोटॉन होता है तो जिसे जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? जेड से। किससे? जेड से। इसीलिए परमाणु संख्या भी क्या होता है? जेड से ही निरूपित किया जाता है। अभी परमाणु संख्या किससे निरूपित किया जाता है? जेड से, ध्यान रखिएगा।
कहता है किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या समान होती है। कोषों की संख्या समान होती है। कोष क्या मतलब, ये हो गया नाभिक। अब इसके बाद जो पहला कक्ष दूसरा कक्ष, यही कोष है, यही कोष है। तो यह है नाभिक, यानी नाभिक में अगर एक प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या कितना होगा, 1 होगा। परमाणु संख्या, अगर नाभिक में 2 प्रोटॉन है तो परमाणु संख्या कितना होगा, 2। नाभिक में 3 है तो परमाणु संख्या 3 होगा। समझ में आ रहा है बात। तो जैसे यहाँ परमाणु संख्या 1 होगा तो एकरा में तो एक अणु होगा कि नहीं होगा। आई एक तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरे वाले कक्षा में जाइए तो यहाँ पर कम से कम 2 गो चाहिए, यहाँ पर 8 गो चाहिए। तो लिथियम है तो लिथियम में पहला में 2 गो पुर जाएगा और आखिरी वाला में 1 गो, तो 2 गो कोष होगा। तो समान समूह, जो समान समूह में थे उनको कहता है जो आवर्त में, किसी भी आवर्त में जो आवर्त मिलता है उस आवर्त में तत्वों के कोषों की संख्या क्या थी, समान थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आवर्त कौन सा था, सोया हुआ कि उठा हुआ, आवर्त सोया हुआ कि उठा हुआ, सोया हुआ। और ये आपका क्या है, समूह है। क्या है, चलिए 7 आवर्तों की संख्या कितनी है, और समूहों की संख्या 18, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक समूह के सभी सदस्यों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जो एक समूह में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन माने लास्ट में सेम, अंतिम कक्षा में सेम रहेगा। तो इसी को अंतिम कक्षा वाले को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कहता है कि एक ही समूह में सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, समान होती हैं। तो जब समान होंगी यानी जो वो एक समूह का तत्व होगा। जिसके आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, आखिरी कोष में, आखिरी कक्षा में उसके वो समान समूह का तत्व होगा, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ लिया जाए कि जिन जिन परमाणु की या जिन जिन तत्वों के आखिरी कोष में समान इलेक्ट्रॉन हो वो कैसे समूह में रहेंगे, समान असमान इधर उधर कैसे समूह में रहेंगे, तो क्या बताना है आपको, समान समूह में रहेंगे, ठीक है। अब समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। समूह में जब नीचे जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, माने ऊपर से जब नीचे की तरफ आइएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। समझ में आया बात, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ते चली जाती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा निरूपित किया जाता है। कोई भी कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 2n² होगी। कितनी होगी, 2n² होगी। मानते हैं कि जिसमें कोष का संख्या 2 गो है। कितना है, 2 गो है। ये नाभिक हो गया, समझिएगा। इसके बाद एक कोष, इसके बाद दूसरा कोष हो गया। तो पहला कोष का संख्या यहाँ n का मान कितना हुआ, 1, यहाँ n का मान 2, क्योंकि 2 कोष हो गए, ठीक है। n 1 है तो 2 गुने ये क्या है, n² है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो पहला कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 गो। दूसरा कक्षा में आएंगे तो 2 फार्मूला में है और n का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दूसरा कक्षा में कई गो रहेगा, समझ में आ गया बात। तो किसी भी कोई भी परमाणु हो उसके कोष में यदि देखा जाएगा तो जितने कोष होंगे तो कोषों में अधिकतम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2n²। कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आ गया। चलिए अब जहाँ n दिए गए कोषों की संख्या को दर्शाता है, जैसे कोष अगर n है तो परमाणु संख्या अंतिम में कितना होगा, 2 गो होगा। उदाहरण जैसे पोटेशियम का दिखाया गया है, कोष कितना है यहाँ पर K, पोटेशियम n है तो परमाणु संख्या कितनी होगा, ये K लिखा गया है का Kl। अच्छा, पहला कोष को K बोलते हैं, पहले कोष को K बोलते हैं। जैसे समझ जाइएगा इस बात को। अगर यहाँ पर नाभिक है तो जो पहला K कोष है इसका नाम K होता है, दूसरा कोष इसका नाम L, Kl।
तीसरा कोष M, चौथा कोष N, ठीक है, KLMN यही होता है, ठीक है। यहाँ पर सब दिया गया है, यहाँ देखिए K है तो पहला K में कितना रहेगा 2 गो, L में कितना रहेगा 8 गो। अब है आवर्त सारणी, क्या है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति उनकी रासायनिक क्रियाशीलता को बताती है, यानी जो आवर्त सारणी में जो तत्व होंगे उनकी स्थिति क्या बताएगी, उनका रासायनिक क्रियाशीलता कि कितना ज़्यादा क्रियाशील ये है, ये बताता है, ठीक है। संयोजकता क्या होता है कि कहता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों द्वारा तत्व द्वारा निर्मित आबंध के प्रारूप तथा संख्या को निर्धारित करती है। यानी जो संयोजकता होती है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो साझा करते हैं ना, जो लेन और देन किया जाता है, उसी को संयोजकता कहा जाता है। अब आपसे पूछ दे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, किसकी, कार्बन की, तो क्या बताइएगा, कार्बन के आखिरी कोष में कितने तत्व होते हैं, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी, इसकी संयोजकता 4 होगी। यानी इसकी आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को क्या कहा जाता है, तत्व की संयोजकता कहा जाता है, ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, उसके गुण क्या, उसके काम करने के, तो संयोजकता, उसमें किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित करती है। यानी किसी तत्व की संयोजकता जो है, जो बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहीं उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएगा, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वहीं दर्शाएगा। इस बात में कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो अभी समझ लिए हम लोग। अब है परमाणु का साइज। परमाणु का साइज भी डिसाइड होता है। कहता है कि एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोष की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। मानते हैं कि यहाँ पर परमाणु का नाभिक है, अब इससे इसका कोष कितना दूर है, इससे इसका कोष कितना दूर है, समझ रहे बात। तो ये कोष का डिस्टेंस जो यहाँ से है, यही इसका साइज डिसाइड करता है, यही क्या करता है, इसका साइज डिसाइड करता है। कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है 37 pm, पिकोमीटर, क्या, पिकोमीटर, 37 pm होता है। कितना होता है, 37 pm होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 37 pm। डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है, डायरेक्ट पूछा जाने वाला सवाल है कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 37 pm। अब पीएम स्टैंड्स फॉर पिकोमीटर, ठीक है। एक पीएम कितना का बराबर होता है, 10 के पावर माइनस 12 मीटर के, 10 के पावर माइनस 12 मीटर के, यानी 1/10 के पावर 12 मीटर के होता है, ठीक है, 1 पिकोमीटर का लंबाई। क्लियर हो गया। अब कुछ नोट में बातें बताई गई हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का साइज या त्रिज्या घटती है। जो आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी जो होती है, जैसे हम यहाँ पर इसका समूह बना दिए और इधर से आवर्त बना दिए, ठीक है, आवर्त सारणी का। तो कहता है कि अगर बाएं से दाएं जाएं, किधर से इधर जाएं, इधर से इधर जाएं, तो परमाणु का साइज घटेगा, मतलब त्रिज्या भी घटेगा। इधर से इधर जाने पर त्रिज्या क्या होता है, घटता है। और समूह में ऊपर से नीचे, समूह में ऊपर से, अब ये समूह है तो इसमें ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे आइएगा तो कहता है परमाणु का त्रिज्या क्या होता है, बढ़ता है, यानी साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे एथी में अगर ऐसा सवाल भी दिया जाता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के साइज बढ़ते हैं, खाली स्थान दे देगा, है लिख देगा, क्या हो जाएगा, बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, बढ़ते हैं। त्रिज्या बढ़ेगा तो साइज नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोषों का संख्या बढ़ते चला जाता है, कोषों का संख्या बढ़ते चला जाता है। अब यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम बड़ा होगा कि नहीं होगा, बताइए, लिथियम उससे भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। ऐसे करते करते तो बड़े नीचे की तरफ बढ़ते चला जाएगा ना, ठीक है, जिससे नाभिक तथा बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ जाती है। अब दूरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज घटेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो साइज घटेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा।
यहाँ पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह जो होता है उसमें ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता समान रहती है। समान कैसा क्या रहती है? संयोजकता समान रहती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, परंतु उसके बाद 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? घटकर 0 हो जाती है। मतलब अगर आप समूह में, जैसे समूह है, क्या है? ऊपर से नीचे तरफ क्या होता है? समूह होता है। तो ऊपर से जब नीचे आप आइएगा, ऊपर से नीचे आइएगा, तो ऊपर से नीचे आने वक्त संयोजकता सबकी समान होती है, यानी सबके बाहरी कोष में क्या होते हैं? समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जैसे इसमें बाएं से दाएं जाएंगे, इसमें बाएं से दाएं जाएंगे, संयोजकता 1 से 4 तक तो बढ़ेगी, 1 से 4 तक, उसके बाद घटकर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और आखिरी जो होता है ना 17वां, उसमें जो होते हैं, जो लास्ट वाला जो होता है, उसमें आपको बहुत ही कम क्रियाशील, यानी समझिए तो नहीं के बराबर जो क्रियाशील तत्व पाए जाते हैं, सब आपको देखने को मिलेगा। अब है धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। कैसे गुणधर्म? धात्विक गुणधर्म और अधात्विक गुणधर्म को समझना है। यानी जो धातु के जो गुणधर्म होते हैं उसके अनुसार धातु का क्या गुणधर्म होता है और अधातुओं का क्या गुणधर्म होता है। तो कहता है धात्विक गुणधर्म में, धात्विक गुणधर्म का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता। हम पढ़े हुए थे अभी धातु वाले चैप्टर में, क्या पढ़े हुए थे कि वो किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? हाँ, क्षार बनाता है। मारेंगे बस, अम्ल से अभिक्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, पढ़े थे। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता को ही इसका क्या कहा गया? धात्विक गुण कहा गया। क्या कहा गया? धात्विक गुण कहा गया। अब धातुएं आवर्त सारणी में बाएं तरफ होती हैं। किधर होती हैं धातुएं आवर्त सारणी में? बाएं तरफ। किधर होती हैं? आवर्त सारणी में किधर होती हैं? बाएं तरफ होती हैं। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है। अगर आवर्त सारणी में आप बाएं तरफ से दाहिने तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं? बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं, तो धात्विक गुण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन धातुओं का गुण कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाता है? घट जाता है। यानी जब बाएं से दाएं जाइएगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, घट जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का धात्विक गुण क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को ही धात्विक गुण कहा जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही त्यागने की क्षमता कम हो जाएगी तो धात्विक गुण भी कम हो जाएगा। अब है धातु इलेक्ट्रॉन खाते हैं। 1 मिनट। धातु इलेक्ट्रॉन खाते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। हंस रही है। अरे धातु इलेक्ट्रॉन खाते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। याद करने के लिए अच्छा है, रटो। कितना सुंदर गीत गा देगी, धातु इलेक्ट्रॉन खाते हैं धनात्मक आयन बनाते हैं। खाली हंसना है, ठीक है। तो धातु का क्या बनाती हैं? ये आप इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या बनाएंगे? धनात्मक नहीं बनाएंगे। देंगे किसी को तो क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे। तो कहता है समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ जाता है और बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट जाता है, ठीक है। यदि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश घटता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं, तो जब सुगमता पूर्वक निकल जाएंगे, जो बाहर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होगा, तो गुण बढ़ेगा ही घटेगा? गुण तो बढ़ जाएगा ना जी। धात्विक गुण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इसे त्याग करने में आसानी मिलेगी। अब है अधात्विक गुण। क्या है? अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या कहता है कि अधातुएं आवर्त सारणी में दाएं तरफ होती हैं। किधर होती हैं? दाहिने तरफ। यानी बाएं तरफ क्या रहता है? धातु। बाएं तरफ धातु और दाएं तरफ अधातु। क्या होता है? अधातु। अधातुएं वैधुतः क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। धातुएं वैधुतः धनात्मक होती हैं। धातुएं वैधुतः धनात्मक होती हैं और अधातुएं वैधुतः ऋणात्मक होती हैं। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं इलेक्ट्रॉनों को? तो जो ग्रहण करेगा ऋणात्मक नहीं होगा, है। अब क्या कहता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। आवर्त में
बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है। बिल्कुल उसके उल्टा ध्यान में रखना है। वहाँ क्या पढ़े थे कि आप बाएं से जब दाएं जाइएगा तो धात्विक गुण कम होगा, धात्विक गुण कम होगा। तो धात्विक गुण कम होगा तो सीधा समझना है अधात्विक गुण बढ़ेगा। एको को याद होगा तो दूसरे को उल्टा समझ जाना है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ेगा तो वो और ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो उतना ही विद्युत ऋणात्मक होता जाएगा, और जैसे विद्युत ऋणात्मक बढ़ता जाएगा धातु का गुण बढ़ता चला जाएगा। अब क्या कहता है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ आने पर, ऊपर से नीचे। हम लोग उसमें पढ़े थे कि ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा, पढ़े थे। यहाँ पर ऊपर से नीचे आइएगा तो अधात्विक गुण कम होगा, कम होता है, अधातु है, उल्टा काम है। अब क्यों होता है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। जो नाभिक जो होता है ना, नाभिक बीच में, उसके आवेश कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आवेश कम हो जाते हैं। इनको तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न ग्रहण करना है तो आवेश कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनाने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अब ये नहीं ले पाते हैं, तो नहीं लेंगे तो इनका गुण कमजोर होता चला जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया। चलिए, सांस में सांस आया आपको, है कहता है कि आवर्त सारणी के मध्य में उप धातु या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। नोट्स बहुत ही कम है इस चैप्टर का, है ना। कहता है इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर अच्छे खासे हैं कि आवर्त सारणी के मध्य में उप धातु या अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। जैसे आवर्त सारणी में इधर क्या हो गया, धातु, इधर क्या हो गया, अधातु। अब इसके बीच में उप धातु क्या हो जाएगा, उप धातु, या नीचे की तरफ क्या पाया जाता है, उप धातु पाई जाती है, मिश्र धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है, अर्ध धातुएं पाई जाती हैं। कहता है ये कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण इनका अधातुओं का होता है। तो यहाँ तक आपका ये सेशन था। कल के क्लास में इसमें इसके आपके किताब में पीरियोडिक टेबल का फोटो दिया हुआ है, पीरियोडिक टेबल का फोटो दिया हुआ है, निकालिए जरा, देखिए तो दिया है, हाँ। तो यही पीरियोडिक टेबल का फोटो, कल पीरियोडिक टेबल के बारे में जितना चीज़ आप यहाँ पर पढ़े हैं, इसको कल के क्लास में पीरियोडिक टेबल को, केवल पीरियोडिक टेबल इस पर रहेगा। क्या रहेगा, स्क्रीन पर पीरियोडिक टेबल होगा। मुश्किल से 20 मिनट का क्लास होगा, 20-25 मिनट में पीरियोडिक टेबल आप समझ जाइएगा। पीरियोडिक टेबल समझ जाइएगा तो ये पीरियोडिक टेबल आपको आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। यदि दीवार पर लगा लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लगाए होंगे तो कल समझने के बाद जाके लगा दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। तो का हो गया, ऊँच खाल में हो जाएगा तो और पाना से तो पाके प्लास्टर दीवार चिकन दिखेगा, ठीक है, रूखर दीवार और चिकन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये आपका किसका नोट्स का क्लास इसका समाप्त हो गया। इसका अगले का क्लास पीरियोडिक टेबल का होगा, और कल ही संभवतः पीरियोडिक टेबल के बाद उस भी क्लास को हम लोग कर लें, अगले क्वेश्चन आंसर क्लास को उसी में इंक्लूड करके आगे कर लें। तो चलिए, आप ही लोग जितने लोगों ने देखा है इसे नोट्स बनाइए और उसे पढ़िए आराम से। अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।